चलिए, कल के लेक्चर हम लोगों ने बेटा देख लिया था केमिकल काइनेटिक्स में। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोगों ने देख रखा था बेटा। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट देखेंगे, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीजें। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो कहलाता है जो कई स्टेप में होता है, सिंगल में नहीं, एक से ज्यादा स्टेप में होता है। ठीक है, तो रिएक्शन दैट प्रोसीड इन मोर देन 2 स्टेप आर फॉलो द सम मैकेनिज्म। जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है बेटा, और वो कई स्टेप में होता है, एक से ज्यादा स्टेप में होता है, उसी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप रिएक्शन देख रहे हो 2NO + 2H2 N2 + 2H2O, तो ये जब टूटेगा बेटा तो पहले NO उठाओगे तो ये N2O2 बनाएगा, राइट बेटा। N2O2 रिएक्ट करेगा H2 के साथ, बेटा N2O NH2O बना रहा है। N2O फर्दर रिएक्शन करेगा, यहां से ये वाला N2O, देखो ये वाला N2O पहले 2NO N2O2 बनाता है, फिर N2O2 H2 से रिएक्शन करके N2O बनाता है, फिर N2O H2 से रिएक्शन करके N2 + H2O बनाता है। तो अपना ये रिएक्शन बेटा कितने स्टेप में हो रहा है? 3 स्टेप में होता है। आप ये छोड़ दीजिए, आप जरा ऑर्गेनिक रिएक्शन देख लीजिए। आप जरा ऑर्गेनिक रिएक्शन देख लीजिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी आप एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन देखे होगी। जैसे अगर मान लिया जाए बेटा कि अपना ये रिएक्शन है, अपना ये रिएक्शन है, ये अपना रिएक्शन है, तो ये Cl है और यहां पर एक्वस KOH लगा हुआ है, एक्वस KOH लगा है। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट दे रहा है, ये मैकेनिज्म के थ्रू इसमें देखते हैं रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, आपको पता ही है। तो ऐसा ये प्रोडक्ट मिलता है इस तरीके से, इसमें रिटेंशन इन्वर्जन। तो ये कई स्टेप में रिएक्शन होने वाला बेटा है, ये आपको दिख रहा है ना, रिएक्शन कई स्टेप में होता है। तो रिएक्शन कई स्टेप में कैसे होता है? तो आप पढ़े होंगे कि आप कार्बोकटायन बनाते थे, तो पहला स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। आप सबसे पहले क्या बना रहे थे? हम मैकेनिज्म मतलब इसके बारे में डिटेल ऑर्गेनिक में देखेंगे, कार्बोकटायन के बारे में बताएंगे। तो बेटा ये पहले क्या हो रहा था अपना? ये अपना बेटा हो रहा था बच्चा लोग CH3 और यहां पर Cl। बेटा ये बॉन्ड निकलेगा यहां से, तो ये माइनस बनाएगा, ये प्लस बनाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये बनाएगा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन बेटा बॉन्ड का टूटना हो रहा है यहां पर बेटा बॉन्ड का टूटना हो रहा है बच्चा, यहां बॉन्ड का टूटना हो रहा है, बॉन्ड खाली जा रहा, देख सकते हो बॉन्ड का टूटना। अब तुम समझ सकते हो कि सर ये Cl बन गया। सर ये देख लीजिए, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई बेटा, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जा रही है बेटा। ये अपना sp3 हुआ करता था किसी जमाने में, अब अपनी जमाना बदल गया, ये sp2 हो रहा है ना। तो ये बॉन्ड का टूटना स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, और ये अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कार्बोकटायन का, और ये बनेगा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या बनेगा बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगा। अब दूसरे स्टेप में जब हम लोग चलते हैं बेटा, दूसरे स्टेप 2 में आते हैं, तो अटैक ऑफ क्या होता है? अटैक ऑफ OH- ऑन कार्बोकटायन, यही तो पढ़ते हैं। तो एक से ज्यादा स्टेप में बेटा हो रहा है। तो आप क्या करते हो? आप करते हो कि सर इस अपने पास तो दोनों तरफ से रास्ते फ्री हैं, हम चाहें तो इधर से भी OH अटैच करा सकते हैं, इधर से हम चाहें तो इधर से भी OH अटैक करा सकते हैं। बेटा अगर इधर से अटैक कराएंगे तो OH इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा, ये अपना CH3, ये अपना CH3, ये अपना CH3, और यहां पे आपका जो कन्वर्जन होगा ये अपना CH3, ये अपना CH3 और अपना OH। तो ये बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो फास्ट प्रोसेस होगा ना। बॉन्ड फॉर्मिंग फास्ट प्रोसेस होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो प्रोसेस होता है। तो इसका जो रेट होगा ना बेटा,
इसका जो रेट होगा वो 3 डिग्री RX बताएगा। कौन बताएगा? वो 3 डिग्री RX बताएगा, 3 डिग्री RX बताएगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप पढ़े ही हो बेटा कि इसका सर 1 होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, मतलब कि रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। तो रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करता है बेटा? सेकंड स्टेप नहीं डिसाइड करता है बेटा, फर्स्ट स्टेप डिसाइड करता है। तो ये मैकेनिज्म होता है। तो वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बातें आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया यहां पर, तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, ठीक है बेटा। एवरी स्टेप बिहेव एज एन एलिमेंट्री, बिल्कुल सही बात है, हर स्टेप एलिमेंट्री की तरह काम करेगा। इन बट सो ईच स्टेप हैज ओन मॉलिक्यूलरिटी, सबकी अपनी खुद की मॉलिक्यूलरिटी। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है ना, इनकी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप पे डिपेंड करती है। सारा स्टेप डिसाइड करेगा उसकी मॉलिक्यूलरिटी, यानी इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी आपका 1 हो गया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। तो हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं, वही बात ये बोल रहा है, राइट। समझ रहे हैं आप? तो ये कहानी होता है बेटा। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता था याद करिए, अभी मैंने एक बताया था यहां पे आपको कि सर यहां पर क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट बन रहा था ना। ये अपनी जिंदगी इंटरमीडिएट से होके गुजारता है, इंटरमीडिएट बन रहा था। तो इंटरमीडिएट से होके तब प्रोडक्ट बनता है। वही चीज यहां पर आपको मिलेगा जो अपना मैं बात कर रहा था कि ए रिएक्टेंट अपना, ए अपना क्या है, ए अपना रिएक्टेंट है बेटा, और ये अपना इंटरमीडिएट है, ये अपना प्रोडक्ट है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बोला कि हम समझें, हम लोग क्या समझते हैं कि बेटा रिएक्टेंट यहां पर पड़ा हुआ है, राइट, रिएक्टेंट यहां पे पड़ा हुआ, ठीक है, और रिएक्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो इनके बीच में एक हाई एनर्जी का इंटरमीडिएट अनस्टेबल बनता है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप पीछे पढ़े ही थे A2 और B2 वाली सिचुएशन जो आपको मैंने पढ़ाया था कि सर A और A ऐसे बनता है, B और B सर ऐसे बनता है, और ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, याद आ रहा है। लेकिन इनकी एनर्जी देखो ज्यादा मिल रही है, फिर ये क्या करते हैं, नीचे आकर के इंटरमीडिएट बनाते हैं, और इंटरमीडिएट बनाने के बाद क्या होते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां कर बैठते हैं, और यहां प्रोडक्ट की एनर्जी घट जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। समझ में आ गया? तो ये एक कहानी होता है। रेट डिटरमाइनिंग आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है वही क्या करता है? रेट को डिटरमाइन करता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए, अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है बेटा? तो यहां ध्यान देना कि टेम्परेचर कोफिशिएंट एक टर्म होता है फॉर केमिकल रिएक्शन विच रेज इन द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री रेट कांस्टेंट बिकम नियरली डबल। बेटा कहता है कि अगर टेम्परेचर हर 10 डिग्री के बढ़ाने पर, मान लो टेम्परेचर T1 है और T1 आपका रेट आपका R1 है, और T2 में 10 डिग्री आप जोड़ दीजिए तो उसका रेट क्या कह रहा है कि बेटा उसके दूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टाइम। तो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट रिएक्शन कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस बाय यूजिंग द टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में जो बंधन है, जो संबंध है, उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। बस ये ध्यान देना। तो बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है बच्चा हमारा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ये कहता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू T केल्विन प्लस 10 डिग्री अपॉन T। मतलब कि अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री पर आप रेट कांस्टेंट निकाल रहे हो, तो वो, और अगर ये आपको मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे निकाले हो, तो ये 30 डिग्री पर निकाल रहे हो, इसकी वैल्यू क्या आती है? 2 से 3 गुना आती है। अगर वैल्यू कुछ नहीं दिया है म्यू का, एक्चुअली ये म्यू होता है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? केल्विन 10 डिग्री, ये रेट कांस्टेंट, ये आपका टेम्परेचर आपका है, और कह रहा है कि ये जो वैल्यू आती है ये 2 से 3 आता है। बेटा अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू न्यूमेरिकल में बेटा नहीं दिया है ना,
तो आप मान के चलना कि उसकी वैल्यू 2 होती है, राइट। और अगर 3 दे दिया तो 3 इस्तेमाल कर लेना, राइट। चलिए, तो ये चीजें होता, हर 10 डिग्री पे बढ़ोगे तो टेम्परेचर 2 गुना बढ़ता चला जाता है, क्लियर है ना। और उसको निकालने के लिए जो अपना के टी अपना 10 डिग्री ले रहे थे और के अपना टी डिग्री ले रहे थे, वो अपना म्यू और डेल्टा टी अपॉन 10 होता है। बेटा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस है। लेकिन याद रखना बेटा म्यू की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 2 लेना, नहीं 2 पे पावर डेल्टा टी अपॉन 10 ले लेना। मान लो कि T1 टाइम पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री है, राइट, सॉरी 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और टी टेम्परेचर जो है 60 डिग्री ले रहा है। कह रहा है इसका K1 है और इसका क्या है, K2 है। तो K2 अपॉन K1 जब निकालोगे, K2 अपॉन K1 जब निकालोगे तो म्यू की वैल्यू कुछ दिया नहीं है और ये हो जाएगा 60 माइनस 50 अपॉन 10 और ये K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पे पावर क्या हो जाएगा बेटा 10, 1 आएगा ना, यानी K2 अपॉन K1 की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, यानी K2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू K1। समझ रहे हो कि नहीं सवाल। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सवाल आता है तो आपको निकालना होगा। अब एक वैज्ञानिक थे अर्हेनियस साहब, अर्हेनियस ने क्या कहा कि सर मैं बताता हूं कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, सर मैं बताता हूं कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। तो अर्हेनियस ने यह बोला कि जो रेट कांस्टेंट होता है K इज इक्वल टू A इंटू ई पावर माइनस EA अपॉन RT। सर ये इस फार्मूले को तो आप कतई यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, तो सर हम इस फार्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे, सर इस फार्मूले को हम यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला कि सर हम इस फार्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, नहीं यूज कर पाएंगे तो उसका कोई ऑप्शन ढूंढा जाएगा सही करने के लिए। जहां पे जो K है बेटा, जहां पे जो K है ध्यान देना, K रेट कांस्टेंट है, A अर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर इन केल्विन होता है, ये बातें होती हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि भाई आप इस फार्मूले से बेटा आप किसी भी शर्त में न्यूमेरिकल में नहीं जा सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल इस फार्मूले में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल आती है, कोई सवाल ही नहीं उठने का तरीका होता है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे, उसको चेंज करके फॉर्मुलाइज करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले में ले चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला जरा देखा जाए, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से बेटा। K इक्वल टू जो हमने बोला A इंटू ई पावर EA अपॉन RT, राइट, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। अब बेटा इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है सर, इसको हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, दोनों तरफ हम ln ले लेते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, ln K इज इक्वल टू ln A इंटू ई पावर बेटा EA अपॉन RT, ठीक है, चलो ठीक है सर, ln K ले लिया आपने, A इंटू B तो A प्लस बी होता है, ln ई पावर माइनस EA अपॉन क्या होगा बेटा RT। सर ln A माइनस EA अपॉन R इंटू टी और ln E हो जाता है बेटा, और बेटा ln E बेस 10 है तो ln E की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। तो ln K इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT। सर इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, सर इसको चेंज किया जाए, क्या चेंज किया जाए, बदल दिया जाए वैल्यू ना, ln K इक्वल टू बेटा हो जाएगा माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A। बात समझ में आ गई। इससे बेटा एक ग्राफ अपना मिलेगा, इससे बेटा एक ग्राफ मिलेगा, इससे एक ग्राफ मिलेगा, क्या मिलेगा, y इक्वल टू mx प्लस c मिल जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू क्या दिया है, y आपको दिख ही रहा है, m की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी माइनस EA अपॉन R हो जाएगी, t की x की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 अपॉन t हो जाएगी, और c की जो वैल्यू होगी ln A।
तो बेटा जब ग्राफ आप दिखाओगे, बेटा जब ग्राफ दिखाओगे तो ग्राफ में भी आपको y पे ln k मिल जाएगा और x एक्सिस पे 1/t मिल जाएगा। सर इसका जो ग्राफिकल वैल्यू होगी निगेटिव में आ रहा है ना तो स्लोप निगेटिव दिखा दीजिए। तो सर इसका EA/r हो जाएगा बेटा, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो ln a हो जाएगी। तो ये रहा आपका ग्राफ इस पैटर्न पे, इस फॉर्मूले पे, इस सवाल पे। ग्राफ से भी अगर मान लीजिए स्लोप दे दिया आपको और EA की वैल्यू पूछ दिया तो आप यहां से EA की वैल्यू इस फॉर्मूले से स्लोप दिखाइएगा। सर स्लोप दिया रहेगा, सर स्लोप दिया रहेगा। आपको R दिया है, EA की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिएगा, माइनस स्लोप की वैल्यू और R से वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। सर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि सर ये एक टेम्परेचर पे आप बता रहे हो, आप अलग अलग टेम्परेचर पे बताओ ना, और उसमें भी देखो ये ln बेस E है तो इस पर भी न्यूमेरिकल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सर इसका न्यूमेरिकल कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं, आते हैं। ln a है, ध्यान देना, सॉरी ln k है, इज इक्वल टू क्या था बेटा, ln a माइनस EA/RT था। तो सर ln को हटाइए, सर ln इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 2.303 r लॉग हो जाएगा, राइट, लॉग बेस 10 हो जाता है, राइट। तो बेटा क्या करना, 2.303 लॉग इज इक्वल टू लॉग k इज इक्वल टू बेटा k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA/r इंटू टी। डेरिवेशन तो आता नहीं, बस थोड़ा सीख लीजिए तो काम आएगा। सब में हमको 2.303 से डिवाइड कर देना है बच्चा लोग, तो ये 2.303 डिवाइड कर दीजिए, आप भी कर दीजिए इसको। तो ये आंसर क्या आएगा बेटा, ये आएगा बेटा log k इज इक्वल टू log a माइनस नाउ EA/2.303 R इंटू 1/t। सर इससे भी तो एक आपका वो आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, इससे भी तो सर ग्राफ आ जाएगा, इससे भी ग्राफ निकाल लिया जाए। तो बेटा ग्राफ ये दिख रहा है क्या, सही से विजिबल हो रहा है? तो एक काम करते हैं बेटा, इसको पहले एक्सिस पे बना लेते हैं, इसको पहले हम एक्सिस पे बना लेते हैं इसको पहले हम एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, इसको पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। क्या एक्सिस बनाते हैं, इसको चेंज करते हैं बेटा, log k इक्वल टू माइनस EA/2.303 R इंटू 1/t प्लस log a। बात बराबर आ गई कि नहीं आ गई? इसी से बेटा हम लोग डेरिवेशन किए थे, इसी से हम लोग फॉर्मूले को भी लेकर चलेंगे। सर ये वैल्यू y हो गया, सर ये वैल्यू अपना y हो गया, y इक्वल टू सर mx प्लस c हो गया। सर ये जो ये वैल्यू m की वैल्यू होगी 1/t अपना x हो गया, और ये रहेगा। तो सर ग्राफ बना लीजिए, ये हो जाएगा अपना log k, ये हो जाएगा बेटा अपना क्या 1/t। बेटा निगेटिव स्लोप है ना, तो स्लोप बेटा आएगा इज इक्वल टू माइनस EA/2.303 r, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो log a आ जाएगी। समझे आप लोग ही नहीं? तो बेटा ये तो डेरिवेशन है, बेटा ये तो डेरिवेशन है, ये तो अपना फॉर्मूला यहां से बस यूज करिएगा। अब अगर आपसे पूछ दिया सर टेम्परेचर में बदल दूं तो रेट कांस्टेंट भी बदल जाएगा, तो क्या बदलेगा ये देख लिया जाए, क्या बदलेगा ये देख लिया जाए, क्या बदलेगा ये देख लिया जाए। बदलेगा क्या कि एट T1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट K1 आएगा बेटा, एट T2 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, K2 आ जाएगा। तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA/2.303 इंटू R 1/T1 माइनस, अरे यहां हमारे पास होगा, हमारे पास इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी होगा, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। देखो यहां पे ये सवाल करना बड़ा मुश्किल होता है, इस फॉर्मूले से सवाल, देखो हम लोगों ने सारा डेरिवेशन किया जो जो यहाँ पे स्लाइड में, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं बोल रहा था,
log K2 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R1 अपॉन T1 माइनस 1/T2। ये वाला फॉर्मूला मैं आपसे चर्चा कर रहा था। तो फॉर्मूला अपना तो है ही अपने पास, कोई लफड़ा तो है नहीं, देख लीजिए यहां पे यही था ना। तो बेटा ये फॉर्मूले में एक स्टेप और हम लेके चलेंगे, एक स्टेप और लेके चलेंगे कि सर log K2 अपॉन K1 करिएगा, सर EA अपॉन 2.303 R करिएगा, सर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 करिएगा, और ये आपका क्या होगा, यहां से सवाल आ जाएगा, ये अपना सवाल आ जाएगा। हाँ हट जाए, कट जाता है, वो डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं ना, तो वो कट जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको सवाल अलग अलग आएगा। K1 K2 दिया रहता है, K2 आपका टेम्परेचर दिया रहेगा, इससे आप फॉर्मूले से वैल्यू क्या करिएगा बेटा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, समझे आपकी नहीं? हाँ, तो ये अपना हो गया एक्टिवेशन। अब इसमें एक सवाल पूछा है कि सर ये को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी तो बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा भाग रहे हैं बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये जो होता है ना वही ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो क्या कह रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बेटा आप जो ग्राफ ले रहे थे, सर आप जो ग्राफ ले रहे थे, तो यहां पर आप रिएक्टेंट ले रहे थे, आप ढेर सारे रिएक्टेंट ले रहे थे। ये अपना क्या था बेटा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन था सर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन था सर, ये अपना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन था सर, और ये आपका एनर्जी था, एनर्जी था। तो सर ये एनर्जी जो है, सर ये एनर्जी जो है, जब ये आपस में टकराए तो कुछ समय के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाए। तो यहां पे यही जो बनाता है बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या कहते हैं इसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये प्रोडक्ट के लिए ग्राफ है, ये बेटा प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट के लिए है। और इनके बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है बेटा, इनके बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है, कुछ न कुछ तो डिफरेंस आएगा ही, कुछ न कुछ तो यहाँ डिफरेंस आएगा बेटा, कुछ न कुछ तो डिफरेंस आएगा। मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है सर, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये ऐसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा। इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो डेल्टा एच आता है, ठीक है ना, क्योंकि H1 होता है, H2 होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का होता है। तो इस बेसिस पर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होता है और एक्सोथर्मिक भी होता है, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो ये कहानी होता है सर। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने ग्राफ से बताया था, मैं आगे चलता हूं, देखिएगा। सपोज करिए A2 और B2 लड़ रहे हैं आपस में, तो 2AB बना रहा है। बेटा ये तो रिएक्टेंट है ना, बेटा ये तो रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है ना, और ये क्या बना रहा है बेटा, ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो इनके बीच में एक इंटरमीडिएट यहां बनता है, बीच में आकर के इंटरमीडिएट बेटा क्या बनता है, ध्यान देना, इंटरमीडिएट ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये मतलब कि आप डेल्टा H को आप प्लस भी दिखा सकते हो और डेल्टा H को माइनस। तो वो आप ग्राफ से समझोगे तो समझिएगा। यहां ये आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये अपना क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है बेटा, ये अपना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है बेटा। ये आपका रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए दी जाए। यहां दोनों आपस में टकरा रहे हैं, देखिएगा ये दोनों टकरा रहे हैं, लेकिन सुनना ये सही डायरेक्शन, इसे कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर बेटा ओरिएंटेशन ऐसे होता ना बेटा, ऐसे होता है ना, तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, मैंने पहले ही बता दिया था। ये क्या होता है बेटा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन बेटा, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कहलाता है। इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा ज्यादा, कोलिजन ही नहीं अच्छा होगा। कोलिजन तब होगा जब सामने सामने रहेंगे, आपस में मुंह फोड़िए अपना, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर में आता, तो बेटा ये अच्छे डायरेक्शन में, अच्छे डायरेक्शन में है ये। तो ये क्या करेगा, इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये काम तो ऊपर जाके होता है, ये काम देखो, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड बेटा अपना फॉर्म होगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, यहां से कट जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा वो 2AB बनेगा। सुनना ध्यान से, जब आप दोनों को टकराए, आपने कुछ उनको एनर्जी दी, तो उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी लिया गया बेटा। जब टकराया आपस में तो प्रोडक्ट बनाया। अब सुनिएगा,
अगर हम एनर्जी को आगे लेके चलें तो मान लो ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 ऐसे आ रहा है एनर्जी। तो बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी आप देख रहे हो 5 पे आ रहा है, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अपना सपोज करो 5 है और इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट 10 है। बेटा डेल्टा एच तब निकालोगे ना HP माइनस या 4 से, तो कितना होगा 5 में से 10 क्या होगा -5, तो निगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये रिएक्शन किस तरीके का होगा, एक्सोथर्मिक होगा। बेटा ये रिएक्शन किस तरीके का होगा, एक्सोथर्मिक होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। देखिए वही चीज मैंने बताया है कि इंथैल्पी एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम, अगर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है और इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो वो एक्सोथर्मिक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है और इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम है तो सर वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। आप ग्राफ देख के ही पकड़ सकते हो। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी ग्राफ में आ जाइए, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा आ गई, हाँ, तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, एंडोथर्मिक। शॉर्टकट में जो बता रहा हूं ना उसको फॉलो करिए, ये आपका हो जाएगा एंडोथर्मिक। ये आपका क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी बेटा ना वो 0 से ज्यादा आएगी। राइट, समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए, आ जाइए। ये चीजें आपको पहले ही मैंने बता दिया था, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है ना। हाँ ठीक है, ये हो चुका है, टेंशन ना लो। हाँ क्या कह रहा है, ग्रेटर द हाइट ऑफ द एनर्जी बैरियर, ऊपर वाला ये पीक बोल रहा है। ग्रेटर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, स्लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। भैया एनर्जी ज्यादा खाएगा तो रिएक्टिविटी तो रेट ऑफ रिएक्शन तो घट जाएगी ना, एनर्जी कम, इसीलिए कैटालिस्ट डाला जाता है। कैटालिस्ट डालोगे तो पॉजिटिव कैटालिस्ट उस ग्राफ को घटा देगा और निगेटिव कैटालिस्ट उस पीक को बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो हम उस कैटालिस्ट की बात अगर कर लें, कैटालिस्ट की बात करें, देखो ध्यान से, कैटालिस्ट है कि नहीं कहीं। ठीक है, मैं कैटालिस्ट बताता हूं, ध्यान देना। सपोज करो कि ये अपना रिएक्शन हो रहा है, एक डायग्राम लेके बता रहे हैं बेटा, ध्यान सुनना। ये अपना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ये बेटा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखना यहां एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यहां पर रिएक्टेंट है, यहां पर क्या है, रिएक्टेंट है। ये देखो ये A2 और B2 है, ये A2 और B2 है। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये क्या है 20 है, ये क्या है 25 है। राइट, तो बेटा इस तरीके से काम करना। जब ये आप प्रोडक्ट बनाएगा ना तो ये 2AB बनाएगा बेटा, और बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा है बेटा, ये इस तरीके से, तो यार ज्यादा पीक आ रहा है ना। तो अगर हम इसमें कोई पॉजिटिव कैटालिस्ट डाल दें तो सर पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, सर इसका ग्राफ एनर्जी घटा देगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैटालिस्ट। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, और डिक्रीज द बस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। ठीक है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी रेट बढ़ जाता है। लेकिन बेटा अगर आपने गलती से निगेटिव कैटालिस्ट डाल दी, बेटा आपने निगेटिव कैटालिस्ट डाल दी तो भैया ये ऐसे ऊपर जाके फेंक देगा एकदम। यानी अब एक्टिवेशन एनर्जी देखो कितना ज्यादा मिल रहा है, देखो कितना ज्यादा मिल रहा है। जब एनर्जी बढ़ेगी तो रेट घट जाएगा। बेटा ये अपना हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ निगेटिव कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ निगेटिव कैटालिस्ट। जेई में तो इसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा आता है, निगेटिव कैटालिस्ट होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा। राइट, समझे आप। तो ये कहानी होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया। बेटा कैटालिस्ट तो आप जानते ही हो, कैटालिस्ट का काम तो बहुत ज्यादा जरूरत तो है नहीं। मैंने ग्राफ भी आपको बता दिया, मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया।
देखो निगेटिव और पॉजिटिव कैटालिस्ट मैंने बता दिया, तो निगेटिव कैटालिस्ट ऊपर भगाएगा, पॉजिटिव कैटालिस्ट नीचे भगाता है। तो ये कहानी अपना हो जाएगा। और क्या देखते हैं, और ओरिएंटेशन में तो समझा चुका हूं ना, ओरिएंटेशन समझा चुका हूं कैसे आपका ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन में दिमाग नहीं लगाना है, ओरिएंटेशन में दिमाग नहीं लगाना है आपको। अब एक आपको जो होता है वो नहीं है मैक्सवेल अपनी। अब ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर पोर्शन, न्यूक्लियर वाला देख लेंगे। तो लास्ट एक और स्लाइड मुझे देना पड़ेगा न्यूक्लियर वाला, ठीक है, तब जाके हमारा ये न्यूक्लियर वाला पोर्शन खत्म होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए।